नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग G7 के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हाल ही में G7 का बैठक जो इटली में हुआ है, ये 50वें क्रम का है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, G7 का गठन कब हुआ था, G7 में कौन कौन से देश आते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से MCQ भी हम लोग करेंगे। इससे पहले कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही अगर PDF चाहिए आपको तो thenewsites.com से आपको फ्री में PDF भी उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। G7 के बारे में देखते हैं। वहाँ पे मोदी जी को भी आमंत्रण मिला था। ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ। ठीक है, कह रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और तीसरी बार शपथ लेने के बाद में उनका ये पहला विदेश यात्रा होगा इटली का। ठीक है, 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ लिए हैं। कार्यकाल तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इटली की आधिकारिक यात्रा। ठीक, 14 जून 2024 को उनकी यात्रा शुरू हुआ था। स्थान बोगो एग्राजिया अपुलिया इटली में है। ठीक है, कार्यक्रम G7 आउटरीच सत्र के लिए उनका यात्रा था। अब G7 आउटरीच सत्र, प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी 5वीं बार। ठीक है, G7 आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी बार यात्रा हुआ है तो 5वीं बार हुआ है। ठीक है, इससे पहले 2019 में, 2021 में, 2022, 2023 और ये 2024 में उनका यात्रा था। आमंत्रण इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी द्वारा उनका आमंत्रण दिया गया था। ठीक है, भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इनको एक विशेष अतिथि के तौर पे इनको आमंत्रण दिया गया था। चर्चा का विषय क्या था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पे चर्चा का विषय था इस बार का G7 में। प्रमुख मुलाकात किससे किसी हुआ था? मोदी जी का मुलाकात किन किन नेताओं से हुआ था? तो जॉर्जियो मेलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात हुआ था। उसके बाद में व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मुलाकात हुआ था। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ठीक है, मुद्दा क्या था? वैश्विक समुदाय के लाभकारी समाधान, भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया, ये सब मुद्दे थे। ठीक है, 50वीं G7 की बैठक, 50वीं G7 शिखर बैठक हुआ है। तिथि क्या हुआ? 13 से 15 जून 2024 तक। G7 50वीं G7 का बैठक कब से कब हुआ था? तो 13 से 15 जून 2024 तक हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? अपुलिया इटली में। इटली में एक स्थान पड़ता है अपुलिया नामक जगह पे G7 की बैठक हुआ था। सदस्य नेता कौन कहें? जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्ज, फूमियो किसिडो और जॉर्जियो मेलोनी, ये सभी सदस्य नेता थे। आमंत्रित गैर सदस्य कौन थे? कौन कौन से देश हैं जो गैर सदस्य G7 का, उनको आमंत्रण दिया गया था? तो अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया, ट्यूनीशिया, तुर्की और UAE, ये सभी G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी इनको आमंत्रण दिया गया था। और संस्थान कौन कौन से संस्थान को आमंत्रण दिया गया था? तो अफ्रीकी विकास संघ, उसके बाद में IMF, OECD और संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, ये सभी इनको आमंत्रण दिया गया था। यूक्रेन को समर्थन में समझौता, अमेरिका यूक्रेन 10 साल तक सुरक्षा समझौता पे हुआ था। ठीक है, मदद क्या था कि आधुनिक हथियार और गोला बारूद, इसके लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया था। ठीक है, यूक्रेन को समर्थन भी दिया गया था। अगली बैठक 2025 में कहाँ होगा? G7 की अगली बैठक 2025 में कनाडा में होगा, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा और G7 शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी ने भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया है। बिना सदस्य होते हुए भी उनकी यात्रा ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। G7 समूह के बारे में देख लेते हैं कि G7 में कौन कौन से देश आते हैं। G7 में कौन कौन से देश आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे G7 में ये सारे देश आते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। जर्मनी है, UK है, फ्रांस है, कनाडा है, उसके बाद जापान है, इटली है और US है। ठीक है, ये सभी G7 में सदस्य हैं। पहले G8 के नाम से जाना जाता था। तो G8 में कौन सा देश था? रसिया था। G8 में कौन? रसिया था। इसके साथ में G20 में कौन सा देश था? G20 में अगर इसको मिला देंगे हम लोग, तुर्की, उसके बाद में यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना,
इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सभी G20 के सदस्य हैं। ठीक है, ये G7 का सदस्य है और G8 का सदस्य और G20 के सदस्य में कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में हम बता दिए हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं कि G7 क्या है। G7 क्या है? पूरा नाम इसका ग्रुप ऑफ सेवन है। ग्रुप ऑफ सेवन, औद्योगिक देशों का समूह। औद्योगिक देशों का समूह। G7 एक विकसित देशों का संगठन है। ठीक है, G7 का गठन कब हुआ था? 1975 में। 1973 के जो अरब इजरायली युद्ध हुआ था उसके बाद में G7 का गठन किया गया था। ठीक है, पहली बैठक जो था 1975 में फ्रांस में किया गया था। G7 का पहली बैठक कब हुआ था? 1975 में फ्रांस में हुआ था। स्वरूप क्या है? अंतर सरकारी संगठन इसका स्वरूप है G7 का। ठीक है, उद्देश्य और बैठक। वार्षिक बैठक जो है हर साल आम हितों के मुद्दों पर चर्चा के लिए होता है। और मुख्य मुद्दे क्या है? वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, ये सभी मुद्दे पे ये G7 का बैठक होता है। संगठन की संरचना क्या है? संगठन की संरचना, संविधान कोई औपचारिक संविधान नहीं है इसका। मुख्यालय कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं, कोई अस्थायी मुख्यालय। G7 का मुख्यालय कहाँ है? तो कोई इसका अस्थायी मुख्यालय नहीं है, ये आपको याद रखना है। परीक्षा में आपको फंसाने के लिए दे देगा कि G7 का मुख्यालय कहाँ है। निर्णय इसका वार्षिक शिखर सम्मेलनों में लिए गए निर्णय और गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, वार्षिक शिखर सम्मेलन में जो भी लिया गया निर्णय होता है वो क्या होता है? गैर बाध्यकारी होता है, किसी पे बाध्यकारी नहीं होता है। सदस्य देश कौन कौन सा है? सदस्य देश अभी देख लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी सदस्य देश है G7 के। साझा मूल्य, साझा मूल्य क्या है? लोकतंत्र, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, मुक्त बाजार, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, ये सभी इसका सदस्य देश का इसका साझा मूल्य है। वैश्विक प्रभाव क्या है इसका? वैश्विक GDP सदस्य देश 31% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक GDP सदस्य देश जो है 31% वैश्विक GDP का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की जनसंख्या का 10% भागीदारी है। वैश्विक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 21% की इसका अहम योगदान है। ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है कि गठन के समय जो 1975 में जब गठन हुआ था तो 70% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करते थे, अभी 31% कर रहे हैं। ठीक है, जब गठन हुआ था G7 का उस समय 70% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करते थे और अभी कितना? 31% कर रहा है। विश्व की जनसंख्या का 10% है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 21% इनका योगदान है। चीन की सदस्यता, चीन कभी भी सदस्य नहीं रहा है। G7 का चीन कभी भी सदस्य नहीं रहा है। कारण क्या है कि बड़ी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या होने के बावजूद प्रति व्यक्ति अपेक्षाकृत कम धन संपत्ति के कारण इसे G7 सदस्य देशों के समान उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है। G7 का यह ढांचा और इसके उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए इसके MCQ हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद में अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा कहाँ किया है? ऑप्शन है फ्रांस, इटली, कनाडा या फिर जापान। तो आपको तो आंसर पता ही है, इटली में हुआ है। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बार G7 आउटरीच सत्र में भाग लिया है? ऑप्शन 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार। इसका आंसर भी आपको पता है, 5 बार भाग लिए हैं। अगला देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन या फिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन या फिर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। किसने इनको निमंत्रण दिया था? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने इनको क्या किया था? भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अगला है, चौथा प्रश्न है कि G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 2003 में G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने का निमंत्रण मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में किन वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात किया था? तो ऑप्शन इसमें जो बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो या फिर ओलाफ शोल्प या फिर जॉर्जियो मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर जेलेंस्की या फिर ऋषि सुनक या फिर फुमियो किशिदा, जस्टिन ट्रूडो या फिर ओलाफ शोल्प या फिर जॉर्जियो मेलोनी, जो बाइडेन या फिर इमैनुअल मैक्रोन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉर्जियो मेलोनी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्जियो मेलोनी, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर जेलेंस्की और ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री मोदी जी उनका मुलाकात हुआ था।
अगला छठा प्रश्न है कि G7 की 50वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन फ्रांस, जापान, इटली और कनाडा में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इटली में हुआ है अभी हाल ही में 50वां G7 का बैठक। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि G7 की स्थापना कब और क्यों की गई थी। ऑप्शन है 1975 में अरब इजरायली युद्ध के बाद पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, या फिर 1980 में वैश्विक आर्थिक संकट के बाद में, या फिर 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में, या फिर 2000 में इंटरनेट बूम के बाद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1975 में अरब इजरायली युद्ध के बाद जो पेट्रोलियम तेल की कीमत में वृद्धि हुआ था उसके बाद में ही G7 की स्थापना हुआ था 1975 में। ये आपको याद रखना है। अगला आठवां प्रश्न देख लेते हैं कि G7 का अगला शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन इटली, कनाडा, फ्रांस या फिर जापान में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कनाडा हो जाएगा। सही उत्तर कनाडा में हो जाएगा। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, कनाडा में इसका बैठक होगा। अगला 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि कितने देशों को इटली ने G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। ऑप्शन 8 देश, 9 देश, 10 देश या फिर 11। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 10 देशों को G7 आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 10वां प्रश्न है कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कौन से दो देशों ने 10 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका और यूक्रेन, ब्रिटेन और यूक्रेन या फिर कनाडा और जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा अमेरिका और यूक्रेन जो है, ये जो दो देश हैं जो 10 साल के सुरक्षा समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या कर रहा है कि G7 का पूरा नाम क्या है। ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 6 या फिर ग्रुप ऑफ 10। तो क्या है, ग्रुप ऑफ 7 इसका पूरा नाम है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि G7 का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन 1980, 1970, 1975 या फिर ऑप्शन डी में क्या है 1990। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1975 में। तो देखिए ही हम लोग 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है। G7 संगठन का गठन करने का उद्देश्य क्या है। तो व्यापारिक विवादों का समाधान करना, या फिर वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे समान हितों के मुद्दों पर चर्चा करना, या फिर सदस्य देशों के लिए सैन्य सहयोग करना, या फिर पर्यटन को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे समान हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से G7 का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि G7 का कोई औपचारिक संविधान या अस्थायी मुख्यालय है क्या। G7 का कोई औपचारिक संविधान या फिर अस्थायी मुख्यालय है क्या। तो हाँ और नहीं। तो दो ही ऑप्शन है इसमें से, तो नहीं है इसका। ठीक है, इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। अगला 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि G7 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन कनाडा, चीन, जापान और इटली। तो G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो चीन इसका कभी शामिल नहीं है। ठीक है। अगला 16वां प्रश्न देख लेते हैं कि G7 के सदस्य देशों द्वारा साझा किए गए सामान्य मूल्य क्या है। ऑप्शन है साम्यवाद, तानाशाही, या फिर ऑप्शन सी में है लोकतंत्र, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, मुक्त बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, या फिर धार्मिक कानून। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। लोकतंत्र, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान, मुक्त बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, ये उसका उद्देश्य है। अगला 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि वर्तमान में G7 देशों का वैश्विक GDP में कितना प्रतिशत योगदान है। वर्तमान में कितना है। तो ऑप्शन 50%, 31%, 70% या फिर 21%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 31% हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में G7 देशों का GDP में 31% है। ठीक है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि जब समूह का गठन 1975 में हुआ था तब G7 देशों का वैश्विक GDP में कितना प्रतिशत योगदान था। ऑप्शन 50%, 31%, 70% या फिर 21%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 70% उस समय उनका योगदान था। 19वां प्रश्न देख लेते हैं कि G7 देशों का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितना प्रतिशत योगदान है। ऑप्शन 10%, 21%, 31% या फिर 50%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 21% जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में G7 का योगदान है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि चीन G7 का सदस्य क्यों नहीं है। भले ही उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है फिर भी क्यों नहीं है। तो ऑप्शन है कि चीन की जनसंख्या बहुत कम है, या फिर चीन की प्रति व्यक्ति संपत्ति का स्तर अपेक्षाकृत कम है और इसे एक उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, या फिर ऑप्शन सी क्या है चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, या फिर चीन ने सदस्यता से इनकार कर दिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा चीन की प्रति व्यक्ति संपत्ति का स्तर जो है अपेक्षाकृत कम है और इसे एक उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, इस वजह से G7 का सदस्य नहीं है। तो आज का प्रश्न ये खत्म होता है, यहीं पे वीडियो यहीं पे अंत होता है। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। वीडियो देखने के लिए चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।